माय चैनल। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे लिपिड के बारे में। ठीक है, तो लिपिड हमारा लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इससे पहले हम दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था और प्रोटीन पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है लिपिड। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं शॉर्ट नोट से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें डिटेल जो है वो मिसिंग है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि ये सिर्फ एक रिवीजन क्लासेस हैं जिसमें आप एग्ज़ाम से पहले इनसे आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप उसके लिए भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा लेक्चर 13 है, लिपिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड की बायोकेमिस्ट्री पे। ये हम देख चुके हैं कि हमने पहले कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री देखी थी, उसके बाद हमने प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री देखी थी। अब हम देखेंगे लिपिड की बायोकेमिस्ट्री, आखिर लिपिड बना किस तरीके से होता है। ठीक है, उसमें केमिकल्स गुण क्या क्या हैं, तो ये हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो लिपिड में क्या है, देखिए लिपिड में एक तो सिंपल लिपिड है। यह विभिन्न अल्कोहल के साथ फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स हैं, आपको ऐसे के ऐसे ही रटने होंगे। क्या है, ये अलग अलग अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? हमारे केमिकल्स का एक ग्रुप होता है। ये उस अल्कोहल के साथ फैटी एसिड के एस्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, किसके एस्टर्स लगे हुए होते हैं? फैटी एसिड के। इसमें अल्कोहल कौन सा है? OH ग्रुप है। अल्कोहल क्या होता है? हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल हमारे क्या होता है? OH ग्रुप होता है। और OH ग्रुप हमारे किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये केमिकल्स हैं, इनको आपको ऐसे कैसे याद रखना है आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए। ये फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। OH और COH के बीच रिएक्शन होती है और वाटर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये OH ग्रुप है ये, और COH, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा? वाटर आपका निकल जाएगा। ये भी क्या हो गई? हमारी डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बनता है? इससे हमारा लिपिड बनता है। ठीक है, यहाँ COO बॉन्ड बनेगा। जैसे CO क्या करेगा? ये वाला जो हमारा CO है, ये क्या करेगा? हमारा बॉन्ड बनाएगा। इसको एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। इसी को सिंपल फैटी एसिड भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सिंपल फैटी एसिड। नॉर्मल फैट, ग्लिसरॉल एंड वैक्सेस। फैटी एसिड है अल्कोहल। नॉर्मल फैट हमारे क्या क्या होते हैं? नॉर्मल फैट में हमारा ग्लिसरॉल पाया जाएगा और हमारा वैक्सेस पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? नॉर्मल फैट होते हैं। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर, अल्कोहल में से क्या क्या मिलाता है? इन्हें एस्टर बॉन्ड्स इन्हें जोड़ता है, फैटी एसिड्स को और अल्कोहल को। ठीक है, फैटी एसिड्स और अल्कोहल को कौन जोड़ता है? हमारा एस्टर बॉन्ड्स जोड़ता है। अब कंपाउंड लिपिड्स कौन से थे? कंपाउंड लिपिड होते हैं एस्टर बॉन्ड वाले। ये तो हमारा सिंपल लिपिड था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सिंपल लिपिड में क्या होगा? आपका अल्कोहल और फैटी एसिड्स मिलकर एस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कंपाउंड लिपिड में क्या है? हमारा कंपाउंड लिपिड में है एस्टर बॉन्ड्स वाला सिंपल लिपिड और एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ होता है। मतलब इसमें जैसा हमारा वो था ना, हमारे पास प्रोटीन थे दो तरह के, एक सिंपल प्रोटीन थे और एक हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन था। तो कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या था? जब हमारे प्रोटीन के चेन में, यानी कि अमीनो एसिड की चेन में कुछ नॉन प्रोटीनियस मटेरियल भी जुड़ता था, तो हमने उसे क्या बोला था? कंजुगेटेड प्रोटीन बोला था। और सिंपल प्रोटीन को क्या बोला था? जिसमें हमारा कोई भी सिर्फ क्या जुड़े हुए होते हैं? अमीनो एसिड ही जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा सिंपल प्रोटीन था। इसी तरीके से फैटी एसिड में हमारे ग्लिसरॉल, सिंपल लिपिड में हमारे सिर्फ ग्लिसरॉल अल्कोहल जुड़े हुए होंगे, और इसमें हमारे क्या जुड़ा होगा? एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी बदल जाती है, जैसे फास्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो लिपिड मॉलिक्यूल है हमारा, लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि हमारे ये लिपिड फैटी एसिड्स हैं हमारे, और उसके ऊपर क्या जुड़ गया है? हमारा फास्फेट ग्रुप उसके ऊपर जुड़ गया है। ये फास्फेट ग्रुप हमारा इसके ऊपर जुड़ गया है। लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या जुड़ गया है? फास्फेट ग्रुप हो गया। और ये जो लिसिथिन है वो हमारे क्या होता है? एक फास्फोलिपिड होता है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने एग पढ़ा था। एग में हम ये देख रहे थे कि एग का जो फास्फोलिपिड होता है वो, उसका नाम क्या था? लिसिथिन था। ठीक है, तो लिसिथिन क्या है? इसका नाम होता है एक फास्फोलिपिड का। ठीक है, फास्फोलिपिड, यानी कि इसमें क्या है? लिपिड के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एक
लिपिड के साथ हमारा इसमें एक फास्फेट ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिपिड के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और इसके कारण ही क्या होता है, फास्फेट ग्रुप क्या होता है, पोलर हो जाता है। क्योंकि फास्फेट ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है, तो इसके कारण जो चेन होगी वो पोलर हो जाती है। ठीक है, पोलर मतलब जिसमें हमारा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह से काम करने लगता है। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा मान लीजिए लिपिड है हमारा। ठीक है, तो लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वाटर से दूर भागता है। इसलिए आप देखोगे अगर आपका वाटर है, वाटर के अंदर आपने अगर फैट डाल दिया है तो फैट उसके साथ अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, बल्कि फैट उसके ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, अच्छे से मिक्स हमारा फैट जो है, यानी कि ऑयल अगर हम डालते हैं वाटर में तो ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक हाइड्रोफोबिक है। लिपिड और फैट हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। लेकिन अगर लिपिड के साथ, ठीक है, लिपिड के साथ हमारा क्या आ गया है, फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज का मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, अब हाइड्रोफिलिक बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, अब इसकी दोस्ती किससे हो जाएगी, वाटर से हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से दोस्ती कर लेता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है जो पानी से दूर भागता है, पानी के साथ दोस्ती नहीं करता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा जब इसके लिपिड के साथ हमारा चार्ज आ जाएगा लिपिड में। ठीक है, तो इसमें होता है जब फास्फेट ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है। फास्फेट ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है, तो चेन की पोलैरिटी फास्फेट ग्रुप से आ जाती है। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब क्या है, उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी में प्लस चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चुंबक, दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती है ना, कि आप चुंबक को लोहे के साथ रखोगे तो वो आप उसको चिपकाने लगेगा। इसी तरीके से पोलैरिटी आ जाती है, यानी कि दूसरी चीज़ों को क्या करने लगता है, अपनी तरफ चार्ज आ जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे ये क्या है, हमारा जो लिपिड हो गया, अब इसमें क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, दोनों क्वालिटीज़ हो गई, क्योंकि एक तो लिपिड तो हाइड्रोफोबिक है ही है, अब उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफिलिक भी हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन क्या करेगा, उसको वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिसिथिन बोलते हैं। इस वाले हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्वालिटी जो हमारी फास्फोलिपिड में होती है। ठीक है, दोनों तरह के काम करने लगता है। फास्फेट वाला पार्ट वाटर से इंटरेक्ट करने लगेगा। ठीक है, जिसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ा है वो क्या करेगा, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए इसमें इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी दिखाई देने लगती है। ठीक है, जो हम किस में डालते हैं, मायो में डालते हैं, मायोनीज में आप डालोगे तो क्या मायो, इसमें क्या होता है, आपका मान लो वाटर है। ठीक है, वाटर है, वाटर में मैंने क्या डाला, फैट डाला, ऑयल डाला, तो वो ऐसे मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ऑयल अलग दिखाई देगा आपको और वाटर उसमें आपको अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो वो अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं उसमें क्या डाल दूँ, लिसिथिन डाल दूँ। ठीक है, लिसिथिन अगर मैं उसमें डाल दे रही हूँ तो लिसिथिन उसको क्या करेगा, एक तरफ से वाटर को पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि लिसिथिन में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारा किसका है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमने लिसिथिन डाल दिया है। ठीक है, फास्फोलिपिड डाल दिया है और ये हमारा फैट का मॉलिक्यूल है। तो जहाँ पे प्लस ग्रुप था उधर से तो वो किसको जो पकड़ लेगा, फैट को पकड़ लेगा, दूसरी तरफ से वो किसको पकड़ लेगा, लिपिड को पकड़ लेगा। और इस तरीके से हमें ऐसा लगेगा कि ये सब तीनों चीज़ें एक दूसरे में घुली हुई हैं। ठीक है, मतलब मिक्स हो गई हैं एक दूसरे से। फिर इस तरीके से वाटर और जो हमारा फैट है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें मिक्स होगा नहीं, पर हमें ऐसा लगेगा कि वो मिक्स हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसका जो लिसिथिन है उसने एक तरफ से वाटर को पकड़ लिया और एक तरफ से उसने फैट को पकड़ लिया है, तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, वाटर और ऑयल जो है आपस में मिक्स हो गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हम किस में यूज़ करते हैं, मायो में यूज़ करते हैं। तो मायो में यही होता है, जो मायोनीज मिलती है ना मार्केट में, उसमें जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, मतलब उसमें देखोगे आप क्रिस्टल्स नहीं बनते और ऐसा वाटर और ऑयल जो है वो अलग अलग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लिसिथिन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, लिसिथिन यूज़ करते हैं। उसको हम एग के साथ जब फेंटेंगे तो जो मायोनीज का अलग वाटर है और जो उसका फैट है वो आपस में क्या होने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे। जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उनकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाएगी। आप मायो देखना, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी होती है, जैसे आइसक्रीम की होती है। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, वो हमारा लिसिथिन करता है ये काम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम ऑयल
ऑयल और फैट को इस तरीके से मिक्स कर दें किसी एक पर्टिकुलर एजेंट के साथ, जैसे लिसिथिन के साथ हम कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, ऑयल और फैट बिल्कुल ऐसे लगें कि वो एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं, वो बिल्कुल घुल गए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, भले ही वो एक दूसरे के साथ घुले ना हो, क्योंकि एजेंट जो है लिसिथिन उन्हें आपस में पकड़ लेता है और ऐसा लगता है हमें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमल्सिफिकेशन का काम होता है, ये मायो में हम देख सकते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर है फैटी एसिड। अलग अलग फैटी एसिड पाए जाते हैं, इसमें लंबी कार्बन चेन पाई जाती है और अंत में एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कार्बन के बीच अलग सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें सैचुरेटेड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप ये देखो, इसमें हमारे ये कार्बन चेन दिखाई दे रही है आपको, ये कार्बन चेन है, ठीक है, ये भी देखो कार्बन चेन है इतनी सारी, ठीक है। तो कार्बन चेन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन चेन जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो अगर सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे तो वो क्या है, सैचुरेटेड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। से डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो यही है हमारा, तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो फैटी एसिड हमारे अलग अलग होते हैं, एक जैसे फैटी एसिड नहीं होते, अलग अलग फैटी एसिड होते हैं, इसी के चलते उनकी क्वालिटी में भी अंतर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उसमें अंतर पाया जाता है। इसमें लंबी कार्बन चेन पाई जाती है और अंत में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। एक तो लंबी कार्बन चेन पाई जाएगी और अंत में क्या लगा हुआ होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा कौन सा था, कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा ये है COOH, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा किस में लगा हुआ था, प्रोटीन में भी लगा हुआ था, ठीक है। तो वही कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा यहाँ फैटी एसिड्स में भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हमारा फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर हम देखें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर इनका अलग अलग हो सकता है। इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड हो गया। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, कोई भी एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे क्या कहलाएंगे चेन में, वो हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे, ठीक है। कार्बन मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए तो कार्बन और एटम के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड पाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपके क्या पाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 3 ही बॉन्ड बना सकता है 2 कार्बन के बीच में। इसका रीज़न है क्योंकि देखो हमारे पास जनरली ये होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, 4 कार्बन एटम हैं। कोई भी कार्बन से अगर हम देखें तो कार्बन से अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो कितनी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 4 एटम होंगे, एक ये 4 बॉन्ड होंगे, एक ये, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से वो कितने बॉन्ड्स को जोड़ सकता है, 1 2 3 4, यानी कि चारों तरफ से वो एक बॉन्ड बना सकता है कार्बन बाकी और किसी ग्रुप के साथ, ठीक है। तो चारों तरफ से उसने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है, मैक्सिमम। अब अगर ऐसा होता है कि उसके आसपास कुछ नहीं है, जैसे मान लो उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, यहाँ कुछ नहीं मिला है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं मिला है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, वो सिंपल हमारा दूसरे कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड कभी फ्री नहीं रहते, उसके साथ जो होगा वो उसी के साथ अपने 3 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ठीक है, उसी के साथ वो अपने क्या बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। ये क्या हो गया, उसके ट्रिपल बॉन्ड हो गए। मैक्सिमम कितने बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड से तो वो पहले से जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, तो मैक्सिमम हमारे कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए तो कार्बन एटम के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड पाए जा सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड से तो वो जुड़ा हुआ है इधर से, ठीक है। फिर मैक्सिमम कितने बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं। अगर उसको कार्बन को यहाँ कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, यहाँ उसके पास कार्बन है ही, तो वो इन दोनों की जगह क्या करेगा, इसी के साथ जो उसके साथ कार्बन है उसी के साथ वो 3 बॉन्ड बना लेगा। और जब भी उसे यहाँ पे जल्दी से अगर कोई कार्बन मिल जाएगा या कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, तो उसके साथ वो ये वाला बॉन्ड तोड़ करके फिर अपना बॉन्ड वापस बना लेगा, इसीलिए ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
जैसे ही इस कार्बन को कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी ग्रुप है, तो उसके साथ ही वो फटाफट तोड़, फिर यहाँ से 3 जो उसके ट्रिपल बॉन्ड थे उसको वो तोड़ करके क्या कर लेगा, उसको तोड़ करके यहाँ से वो बना लेगा। ठीक है, तो उसने वो क्या करेगा, फिर वो उसको तो यहाँ से तोड़ करके अपना दूसरा बॉन्ड वो पीछे से बना लेगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, इसीलिए हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जैसे उसको दूसरा मिलेगा, प्रकृति में हाईली डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रकृति में हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ ही बॉन्ड बना लिया होता है। एक दूसरे के साथ अपने साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं, या नया कंपाउंड मिलने के बाद तुरंत ही बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो नया कंपाउंड मिलेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो इनका बॉन्ड है, जैसे ही नया कंपाउंड उनको मिल जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और वो कार्बन क्या करेगा, जो भी उसको नया कंपाउंड मिला उसके साथ फटाफट अपना बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 ही रह जाएंगे, फिर ये वाला खाली रहेगा। अब इससे यहाँ भी कुछ मिल गया तो ये वाला यहाँ से भी हट करके फटाफट यहाँ भी उसका बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए हाईली अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाता है ये। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे, जल्दी ये टूट भी जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? सिंपल ये क्या कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है कि हमारे पास कार्बन है, हमारे पास कार्बन की लंबी चेन है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब हर कार्बन के साथ हमारे 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और उनके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, कोई ना कोई कंपाउंड हमारे हर बॉन्ड के साथ लगा हुआ होगा। अब कुछ रीज़न के चलते यहाँ पे हमारा कोई भी बॉन्ड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो ये बॉन्ड कभी भी खाली नहीं रहेंगे, ये क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एक इधर का और इधर का इन्होंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें कोई नया कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही इन्हें नया कंपाउंड मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ करके, ये वाला बॉन्ड जो इन्होंने बनाया था ये वाला तोड़ करके ये अपना बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, उस कंपाउंड के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर इन्हें दोबारा कोई और कंपाउंड मिल गया तो ये क्या करेंगे, फिर दूसरा बॉन्ड भी तोड़ लेंगे, और दूसरा बॉन्ड भी क्या करेंगे, फटाफट ये क्या करेगा, अपना दूसरे कंपाउंड के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाए, इसीलिए क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाता है ये। ठीक है, जैसे जैसे कंपाउंड मिलेगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, जल्दी से टूट जाएंगे। ठीक है, नया कंपाउंड मिलने के बाद तुरंत ही बॉन्ड बना लेता है दूसरे कंपाउंड के साथ। इसीलिए रेंसिडिटी जो होती है, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज़्यादा दिखाई देती है। रेंसिडिटी में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के हमारा फैट, जैसे आपने देखा होगा, रेंसिडिटी किस में देखने को मिलती है, रेंसिडिटी एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी जनरली उन चीज़ों में देखने को मिलती है, उन फूड आइटम्स में देखने को मिलती है जिसको हम तेल में तल करके या जिनमें ऑयल पाया जाता है, फैटी चीज़ हो गई। ठीक है, उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं ये। मान लीजिए मैंने मटरी बनाई ऑयल में रख करके, फिर मैंने उसे कुछ दिन के लिए रख दिया, तो जब वो रखी रहेगी तो उसमें वो क्या होगी, अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाएगी। तो रेंसिडिटी किस में दिखाई देगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले फैटी एसिड में ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, सैचुरेटेड में उतनी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड में अपने खुद के बॉन्ड है। ठीक है, जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो है वो पूरे बॉन्ड है, वो एकदम से टूटते नहीं है, तो एकदम से ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये जल्दी टूट जाएगा, और अगर इसके साथ क्या होगा, देखो इसने जैसे ऑक्सीजन के साथ ये अपना बॉन्ड ये बना लेगा, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड हट जाएंगे और ये टूट के, इससे क्या होगा, रेंसिडिटी हो जाएगी, यानी कि फैट जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, फैट टूट करके जल्दी से रिएक्शन कर देगा। फैट इसके साथ रिएक्शन करना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करना ज़्यादा आसान है, ये हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे सराउंडिंग की ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, वो इसको तोड़ने की कोशिश करेगी रेंसिडिटी में, और वो तोड़ करके यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ देगी, और इस बॉन्ड को तोड़ करके इनके साथ रिएक्शन कर देगी हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया। ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं जो जम जाते हैं कम टेम्परेचर पे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो जमते नहीं है, जैसे ऑयल हो गया। ठीक है, ऑयल हो गए हमारे जितने तरह के हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, क्योंकि ये जमते नहीं है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, यही रीज़न है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा घुमावदार हो जाता है, तो ये जम नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जम नहीं पाते हैं।
अब रेंसिडिटी क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि यह अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अनस्टेबल होगा, सराउंडिंग में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ के कंबाइन हो जाएगा, जिसके कारण नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टूट जाएगा, यानी कि फैट के जो अपने गुण हैं वो टूट जाएंगे। अब मैंने मटरी बनाई, मटरी के अंदर क्या था, मैंने मटरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि ऑयल में तल करके बनाई, ठीक है। क्योंकि ऑयल में क्या है, हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जो उसको जमने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उसको हमने क्या बोला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला है। तो जब मटरी बनाई है तो मटरी के साथ क्या करेगी, जो हमारे मटरी मैंने रख दी तो जो ऑक्सीजन है उस मटरी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसके अंदर का जो फैट है उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है। जिसके चलते इसमें क्या दे, वो हमारा जो फैट है वो खराब होने लगेगा और इसी के चलते उसमें रेंसिडिटी जैसे चीज़ें दिखाई देनी लगेंगी, ठीक है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई होती है क्योंकि कार्बन ने अपने बॉन्ड फुल कर रखे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड जो है वो आसानी से टूटता नहीं है क्योंकि इसके अपने बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है, तो आसानी से टूटेगा नहीं। इसमें बॉन्ड्स की कमी है, दो जगह ये जो 0 0 लिखा है ना ये ब्लैंक है, ठीक है, तो दो जगह वो खाली है, जिसके चलते क्या हो गया है, इसने आपस में ही बॉन्ड बना लिया। तो जैसे इसे यहाँ एक कंपोनेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हाईली अनस्टेबल है क्योंकि जल्दी टूट जाता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यह कार्बन को कोई और अणु नहीं मिलता तो वह खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है और आसानी से टूट भी जाता है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से डबल और ट्रिपल बॉन्ड अच्छे होते हैं क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जमते नहीं है। अगर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखोगे तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है हमारे लिए अच्छे हैं और क्योंकि लोअर टेम्परेचर में जमते नहीं है। जैसे कि अगर मैंने हमारे पास दो तरह के फैट हैं घर में जो हम खाते हैं, एक हमारा घी बटर जो एक रूम टेम्परेचर में जम जाते हैं, जैसे घी हो गया बटर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ऑयल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर में जमते नहीं है। अगर मैं ऑयल खाऊंगी, ठीक है, तो ऑयल खाऊंगी, ऑयल क्या है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, तो वो क्योंकि एक रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं है क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उनका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के चलते हो जाता है, तो वो जमने नहीं देता है उसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो वो मेरी वेन्स में जाएंगे और मेरी वेन्स में यानी कि मेरी नसों में जाके जमेंगे नहीं, तो मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज नहीं होंगी। इसके विपरीत अगर मैं सैचुरेटेड फैट खाऊंगी जो ये वाला है हाईली सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, तो ये भले ही हाईली स्टेबल होता है लेकिन ये क्या है हमारा जम जाता है एक रूम टेम्परेचर पे। तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से आप देखोगे तो जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसका जो मेन रीजन है वो यही है। ये क्या करेगा, मेरी वेन्स में जाएगा और वेन्स में जाकर के जम जाएगा, ठीक है, और मेरे को हार्ट अटैक और ये वाली प्रॉब्लम ये दे सकता है, ठीक है। यह कार्बन में कोई और अणु नहीं मिलता तो वह खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, आसानी से टूट भी जाता है ये वाला, ठीक है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है अच्छे होते हैं क्योंकि लोअर टेम्परेचर में जमते नहीं है और सिंगल बॉन्ड लोअर टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड है वो लोअर टेम्परेचर में क्या होंगे, सॉलिड हो जाएंगे और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से देते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कारण चेन स्ट्रेट ना होकर बैंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के चलते क्या होता है, जो हमारी चेन है वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट ना होकर क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी मुड़ी मुड़ी, ठीक है, जिसके चलते वो उनको जमने नहीं देती, ठीक है। जो हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड के चलते जो फैट है वो जमता नहीं है, ठीक है, जो ऑयल है लिपिड है वो जमेगा नहीं। बैंड होने के कारण यह सही से क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले पाता, इसीलिए लिक्विड में ही रहता है, ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है क्योंकि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इसमें 3 अणु क्या पाए जाते हैं, 3 अणु इसमें फैटी एसिड के हैं और 3 अणु फैटी एसिड के हैं और इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो COOH क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। COH क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये हमारा फैटी एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ये हमारा क्या है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बना है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फैटी एसिड के हमारे 3 मॉलिक्यूल है इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा ग्लिसरॉल है तो ये हमारा क्या बना देगा, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मूला बनाएगा और साथ में एक वाटर जो है वो निकल जाएगा, बॉडी में जाकर के ये वापस टूट जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। जब फूड में ले रहे हैं तो फूड में हमें वो इस फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इसे खा लिया है तो ये मेरी बॉडी में जाके किस फॉर्म में टूट जाएगा, बॉडी में जाके फैटी एसिड जो है ये अलग हो जाता है, ठीक है। बॉडी में जाके ये वापस टूट करके फैट इसमें ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और हमारे जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे अलग हो जाएंगे।
फिर है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैट्स हमारे कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। एक था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक था हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे कौन से थे, जो कि हमारे ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारे क्या हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। इसमें आप देखोगे तो बीच में सभी जगह एक हमारे कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये वाले क्या है हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हमारे ये सिंगल बॉन्ड वाले हमारे क्या हैं, ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये है हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसको भी हम आगे और पढ़ेंगे जब हम सही वाला फैट पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अलावा वाला जो लिपिड है वो पढ़ेंगे। इसमें हमारा अब जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें भी 2 तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक है म्यूफा और एक है प्यूफा। ठीक है, म्यूफा क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी कार्बन चेन के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूफा बोलते हैं। यानी कि जब कार्बन चेन के अंदर क्या है आपका, ये आपकी कार्बन चेन है तो इसके अंदर आपका सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये क्या है, ये म्यूफा है। ठीक है, इसमें क्या, और दूसरा प्यूफा में क्या होता है, इसमें 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, आपके इसमें 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन एटम में लगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेम साइड पे तो उसको सिस ओरिएंटेशन बोलेंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। अब ये हमारा कार्बन है, ये भी हमारा कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन एटम अगर इसमें दोनों तरफ ही हाइड्रोजन एटम जो है वो अगर एक तरफ लगे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, हम सिस ओरिएंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस ओरिएंटेशन बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम जो है अलग अलग डायरेक्शन में लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमरिज्म बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रांस ओरिएंटेशन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा सिस आइसोमरिज्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस आइसोमरिज्म हो गया। तो क्या कह रहा है कि जो भी हमारी चेन है, ठीक है, चेन में जो भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन एटम है, इसके हाइड्रोजन एटम अगर एक साइड लगे हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमरिज्म बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम अलग अलग साइड लगे हुए होते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमरिज्म हम उसको बोलेंगे। ठीक है, सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन में इनकी प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है। मतलब जिस पॉलीसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड हमारे जो है जिसमें डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसमें इसके चलते कि इसका हाइड्रोजन आइटम जो है किस साइड है, ठीक है, इसके चलते क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आइसोमरिज्म होते हैं। केमिकल फार्मूला सेम होता है, केमिकल फार्मूला आपका सेम रहेगा क्योंकि आप देख रहे हो कार्बन के 2 ही मॉलिक्यूल हैं, एच के 2 ही मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो फॉर्म ये तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें फिर भी क्योंकि इसके हाइड्रोजन अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसके चलते क्या होगा, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बदलाव आता है। पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला भिन्न होता है, इसीलिए यह लोअर टेम्परेचर पर अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसके चलते क्या है, जब टेम्परेचर घटेगा तो ये अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, सिस फॉर्म कभी भी सॉलिड नहीं होता, जो हमारे ये वाला है, ठीक है, ये कभी भी सॉलिड नहीं होगा। पर ट्रांसफॉर्म जो है कभी कभार सेमी सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म शरीर के अंदर हार्म होता है। कि एग्जाम में आ सकता है कि शरीर के लिए कौन सा वाला पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो हार्मफुल हो सकता है, तो सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। तो ट्रांस वाला हमारी बॉडी में हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ट्रांस वाला जैसे हमारा सैचुरेटेड वाला हार्म था वैसे हार्म करता है बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाके जम जाता है। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाके के सेमी सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, ट्रांस वाला क्यों, और है सेम, लेकिन बस इसमें हाइड्रोजन एटम इस तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर की एक साइड जुड़े हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन आइटम जो है अलग अलग साइड जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण इसमें सॉलिड होने की क्वालिटी आ जाती है और ये कभी कभार हमारी बॉडी में जाके के सॉलिड हो जाता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में ये आ जाता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे शरीर के लिए हार्म हो सकता है। ठीक है, फिर एसेंशियल फैटी एसिड के फूड के द्वारा लेने चाहिए और बॉडी में नहीं बन सकते। अब हमारे जो ये हैं कुछ हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमें बॉडी में लेने चाहिए, क्योंकि ये जैसे हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड थे ना, कुछ एसेंशियल थे कुछ नॉन एसेंशियल थे। एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स कौन से थे, जो हमारी बॉडी में खुद से ही
इसेंशियल वाले वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं और हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं। नॉन इसेंशियल वाले वो कौन से थे, जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, उन्हें हमें अपनी डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे नॉन इसेंशियल थे। इसी तरीके से ये क्या है, हमारे इसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं जो हमें फूड से लेने हमें इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है। तो 2 इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बनते रहते हैं। एक है हमारा ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड और एक है ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ही टाइप है। अभी हम आगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों किसके टाइप है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के टाइप ये है, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के थे ना फैटी एसिड, एक तो सैचुरेटेड वाला था, एक अनसैचुरेटेड वाला था, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड के 2 पार्ट्स हैं, म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और प्यूफा, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे प्यूफा के 2 पार्ट हैं, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड है, हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर हमारे क्या है, लिनोलेइक एसिड आता है एक तो, ठीक है। लिनोलेइक एसिड है, ये हमारा ओमेगा 6 का नाम है लिनोलेइक एसिड, और ओमेगा 3 का नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ये लिखा हुआ है काट करके, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ये ओमेगा 3 है, ठीक है। ओमेगा 3 का नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 का नाम है अल्फा लिनोलेइक एसिड, ठीक है। इसमें हमारा ये लिनोलेइक एसिड हमारे किस में पाया जाता है, सैफ्लावर में पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है, कॉर्न ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड हमारा किस में पाया जाता है, फ्लैक्स में और हेम्प सीड में पाया जाता है। पहला डबल बॉन्ड होता है इसमें, पहला डबल बॉन्ड इसका 3rd कार्बन में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा 6 बोलते हैं। यानी कि जो हमारी पूरी चेन है, तो पूरी चेन में जो पहला का वो पाया जाएगा, वो किस में पाया जाएगा, वो 3rd कार्बन एटम में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझ में आया। ठीक है। तो कहाँ पाया जा रहा है, पहला डबल बॉन्ड हमारा 3rd कार्बन एटम में पाया जा रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड है, इसमें 6th कार्बन एटम में पाया जाएगा पहला डबल बॉन्ड, इसीलिए उसको ओमेगा 6 बोलते हैं। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें हमारे ये तीनों हमारे किसका एग्जाम्पल हैं, ये हमारे सभी, जैसे लिनोलेइक एसिड हमारा ओमेगा 6 का नाम है, ठीक है। इसमें हमारे 18 कार्बन एटम पाए जाते हैं, यानी कि चेन में आपके कितने कार्बन एटम पाए जाएंगे, 18 पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से 18 कार्बन एटम इसमें पाए जाएंगे और 2 इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने पाए जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, बीच बीच में कहीं कहीं 2 डबल बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, लिनोलेइक एसिड में। और अल्फा लिनोलेनिक एसिड में हमारा ये क्या है, ओमेगा 3 है, इसमें भी 18 कार्बन एटम पाए जाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड 3 पाए जाते हैं। कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 का पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा लिनोलेइक एसिड है, ये हमारा वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, सेफ्लावर में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, कॉटन सीड में पाया जाता है। ये एग्जाम में आ जाते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। और फिर अल्फा लिनोलेइक यानी कि ओमेगा 3 एसिड हमारा सोयाबीन ऑयल में, कैनोला ऑयल में, वॉलनट में, व्हीट जर्म्स में और हमारा फ्लैक्स सीड ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड है, ये हमारा ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड हमारे किसका एग्जाम्पल है, हमारा ओमेगा 6 का एग्जाम्पल। ये भी एग्जाम में आया भी था, ठीक है। आर्किडोनिक को हमें किसके साथ मैच करना था, ओमेगा 6 के साथ मैच करना था। इसमें 20 कार्बन एटम पाए जाते हैं और 4 इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हमारा लार्ड में जो हमारे टिश्यू फैट होता है, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो फैट पाया जाता है उसमें, और हमारे मीट्स में पाया जाता है हमारा आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी मैंने कहीं देखा था ये वाला क्वेश्चन। फिर ये है हमारा इकोसेपेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इकोसेपेंटेनोइक एसिड है हमारा ईपीए, इसको बोलते हैं ईपीए, इकोसेपेंटेनोइक एसिड, ईपीए। ये हमारा ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है ये, और इसमें हमारे 20 कार्बन एटम पाए जाते हैं और 5 इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये फिश ऑयल में पाया जाता है और शेल फिश में पाया जाता है। जो हमारी फिश से जो हमें ऑयल मिलता है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद डोकोहेक्सिनोइक एसिड, DHA,
ठीक है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि डोकोहेक्सिनोइक एसिड जो है ये हमारा ब्रेन बनाने के काम में ये आता है, ठीक है। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट में आपने देखा होगा, जो बच्चों के लिए ये वाले ड्रिंक्स आते हैं, हॉर्लिक्स हो गए, उसमें बोलते हैं कि डीएचए इसमें पाया जाता है। तो वो डीएचए क्या है? डोकोहेक्सिनोइक एसिड है, क्योंकि ये क्या करता है, बच्चों का ब्रेन में जो हमारी ब्रेन है ना उसको बनाने में हेल्प करता है। बच्चों को क्या, बड़ों का, सबके ब्रेन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। ये भी हमारे क्या है, ओमेगा 3 का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमारे पास 22 कार्बन पाए जाते हैं और 6 इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ फिश ऑयल में पाया जाता है, कुछ शेल फिश में पाया जाता है डोकोसोहेक्सिनोइक एसिड में, ठीक है। डोकोसोहेक्सिनोइक एसिड, ठीक है। तो ये डीएचएस की शॉर्ट फॉर्म है। ये सब आपको याद रखने हैं। लिनोलेइक एसिड कौन सा है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है। इकोसेपेंटेनोइक एसिड हमारा ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है और डोकोसोहेक्सिनोइक एसिड हमारा ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिर्फ आर्किडोनिक जो है वो हमारा ओमेगा 6 का है, बाकी सारे हमारे ओमेगा 3 के हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। फिर है हमारा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। फास्फोलिपिड क्या था? लिसिथिन वाला हमने देख लिया है, जो हमारे एग में पाया जाता है। एग में हमारा कौन सा फैट पाया जाता है? लिसिथिन पाया जाता है। लिसिथिन क्या है हमारा? लिसिथिन क्या है हमारा? फॉस्फेट ग्रुप है, किसके साथ? हमारे फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे फैटी एसिड्स के हैं और एक मॉलिक्यूल किसका जुड़ा हुआ है? फास्फेट ग्रुप का जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो है ट्राइग्लिसराइड की तरह होता है। इसमें 3 तो फैटी एसिड की जगह 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फास्फो ग्रुप लगा हुआ होता है। इससे क्या होगा? लिपिड की प्रॉपर्टी जो होगी वो बदल जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी के साथ वो दोस्ती करने लगेगा। हमारा फैट जो घुलता नहीं था वो घुलने जैसा लगेगा, पानी के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हम फास्फो ग्रुप के कारण इसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी और फैट को घोलने में सहायता करता है। इसीलिए हम इसे इमल्सिफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फास्फेट ग्रुप में चार्ज होता है, वाटर में भी चार्ज होता है, तो चार्ज के कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। क्योंकि फास्फेट ग्रुप में क्या पाया जा रहा है? इसमें चार्ज होता है फास्फेट ग्रुप में, ठीक है। ऊपर चार्ज होगा इसका, और वाटर में भी चार्ज पाया जाता है। दोनों क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस कारण से यह वाटर को पकड़ता है और दूसरी तरफ से और लिपिड को पकड़ लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही, अभी पीछे वाले उसमें ही पढ़ा था ये, ठीक है। फिर है लिसिथिन, एक फास्फोलिपिड है, ये सबको पता है। तो लिसिथिन हमारा किस किस में पाया जाता है? एक तो एग योक में पाया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिसिथिन तो मुझे लगता है हर एग्जाम में मुझे दिखता रहता है, ठीक है। तो लिसिथिन हमारा क्या है? एग योक में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, व्हीट जॉब में पाया जाता है, पीनट में पाया जाता है। जनरली हम किसका यूज कर लेते हैं? एग योक का यूज कर लेते हैं। बल्कि आजकल जो वेज मायो आ रही है मार्केट में, मायोनीज जो वेज वाली आ रही है, उसमें हमारा सिंथेटिक लिसिथिन भी चल रहा है, जो कि वो लैब में बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू। तो वो वेज मायो में एग की जगह सिंथेटिक लिसिथिन को वो डालते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स हैं हमारे, कुछ स्टेरॉइड्स भी क्या होते हैं? लिपिड के ही पार्ट होते हैं। यह कुछ कंपाउंड्स होते हैं और फैट के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स क्या है? लिपिड के पार्ट है, ठीक है। स्टेरॉइड्स हमारे किसके पार्ट होते हैं? लिपिड के ही पार्ट होते हैं। जैसे हमारे कुछ कोलेस्ट्रॉल हो गया, एर्गोस्ट्रॉल हो गया, सब क्या है? स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है? लिपिड के पार्ट और फैट के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, फैट के साथ ये रहते हैं। तो स्टेरॉइड्स में हम डिफरेंट स्टेरॉइड्स हमारे क्या है? एक तो स्टेरॉइड्स है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया और एर्गोस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। बाइल एसिड्स में हमारा ग्लाइकोलिक एसिड है, टोरोकोलिक एसिड है हमारा। हार्मोन्स में हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोडाइनॉल हो गया और कार्टिकोस्टेरोन हो गया, ठीक है। विटामिन्स में हमारा विटामिन D3 और D2 और D3 भी हमारे क्या है? एक स्टेरॉइड्स की ही टाइप है, ठीक है। फिर है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज है हमारा, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज ये है हमारे। स्ट्रोपेंथिन है, सेपोनेंस है हमारा, डिजिटोनिन, ठीक है। इनको ऐसे कैसे रट लेना केमिकल, ये बस क्या है? कुछ तरह के फैट के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये वो हैं। तो इनको आपको ऐसे कैसे ही रटना होगा। ऐसे विटामिन D2 और D3 भी हमारे किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है। इस वाले से, स्टेरॉल से। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, वह भी लिपिड से बना होता है। यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अलग होता है, इसमें मल्टीरिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। किसमें? हमारे स्टेरॉल्स में, ठीक है। एनिमल ओरिजिन में भरपूर मात्रा में स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। जैसे कि स्टेरॉल्स हमारे जनरली किस में पाए जाते हैं? जो हमारे
एनिमल ओरिजिन से, यानी कि मीट हो गया, एग हो गया, या कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमारे किस में पाया जाता है। हमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, वो क्या दे देते हैं, ये पूछते हैं कि इसमें से कौन से फूड आइटम में कोलेस्ट्रॉल जो है पाया जाएगा। तो जिसमें भी हमारा एनिमल ओरिजिन है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा सिर्फ एनिमल ओरिजिन से पाया जाता है। बाकी जो ये वाले हैं ऑयल हैं, जो हम तेल वगैरह, वेजिटेबल तेल वगैरह हमारा होता है, जो हम सरसों का तेल बना रहे हैं या फिर हम किसी और चीज़ का तेल निकाल रहे हैं, मूंगफली का तेल निकाल रहे हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे ये वेजिटेबल से निकल के आ रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल सोर्स ओरिजिन से भरपूर मात्रा में ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जैसे मीट हो गया, एग हो गया, योक हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो इनसे ही हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ठीक है, यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में वेन्स में जाके जमा हो जाता है अगर हम डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा इसको लें तो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, आजकल वीगन डाइट लेते हैं। वीगन डाइट में वो एनिमल सोर्सेज से जो भी फूड आइटम मिलते हैं वो कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे कि वो दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, इससे उनका हार्ट जो है ना वो हेल्दी रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में आने में को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य स्टेरॉइड्स को बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अब जरूरी नहीं, अब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए ही नहीं, थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत भी होती है। एस्टिमेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का एस्टिमेशन क्या है हमारा। अब अगर हमें लिपिड को एस्टिमेशन करना है तो हम उसे कैसे करेंगे, विटामिन आयोडीन वैल्यू। ठीक है, हमें क्या देखना है, आयोडीन वैल्यू निकाल, आयोडीन वैल्यू से करेंगे लिपिड में कितना अनसैचुरेटेड है। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा आयोडीन वैल्यू भी हायर होगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, उसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर हम देखेंगे जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड है उतना ज़्यादा हमारा आयोडीन उसमें लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उतना ज़्यादा वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। आयोडीन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। आयोडीन क्लोराइड के फॉर्म में लेते हैं। इसमें आयोडीन हम किसके फॉर्म में लेंगे, क्लोराइड के फॉर्म में लेंगे। ये हम ये देख रहे हैं कि किसमें हमारा कितना फैट है, लिपिड है। जैसे हमने टेस्ट किए थे ना पहले, प्रोटीन का टेस्ट हमने करके देखा था कि कितना प्रोटीन है। ठीक है, टाइट्रेशन वगैरह लगाया था, वैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे, आयोडीन वैल्यू के थ्रू हम देखेंगे। तो आयोडीन हम किसके फॉर्म में लेते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में लेते हैं। आयोडीन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा आयोडीन इस्तेमाल होगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि म्यूफा में कम मात्रा में आयोडीन इस्तेमाल होता है और प्यूफा में ज़्यादा आयोडीन इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो म्यूफा में कम आयोडीन होगा और उसमें हमारा ज़्यादा आयोडीन होगा। 100 ग्राम लिपिड में कितना आयोडीन इस्तेमाल हुआ है, यह म्यूफा और प्यूफा का परसेंटेज बताता है। क्योंकि म्यूफा में क्या है, हमारे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कम है हमारे म्यूफा में, और हमारा जो प्यूफा है उसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है। तो म्यूफा में क्या होगा, म्यूफा में हमारा आयोडीन कम लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कम तोड़ना पड़ेंगे। प्यूफा में हमारा आयोडीन ज़्यादा लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि 100 ग्राम आयोडीन में हमारा कितना, 100 ग्राम लिपिड में हमारा कितना आयोडीन इस्तेमाल हुआ है। एसिड वैल्यू टेस्ट है, इसमें फूड के अंदर कितना फ्री फैटी एसिड है। फैट ट्राइग्लिसराइड में बॉन्डेड फॉर्म में होता है, इसे इस्तेमाल करते समय यह फ्री फॉर्म में आता है। जितना फैटी एसिड अलग होता है उतनी ही फैट की क्वालिटी घट जाती है। ठीक है, तो एसिड वैल्यू टेस्ट में क्या होता है, अगर हम फैट को एसिड से तोड़ेंगे तो उसके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो टूटने लगेंगे। बॉन्डेड फॉर्म में जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स होता है, अभी देखा था ना कि 3 हमारे किसके थे, फैटी एसिड्स के अणु थे और के ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए थे। तो जब वो तीनों अणु टूट जाएंगे फैट के अंदर, जैसे अगर हम बॉईल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ऑयल को, जब हम पूड़ी बनाते हैं तो हम हीट करते हैं ऑयल को, तो उसके अंदर के जो जितने भी फैटी एसिड्स हैं ना वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो रीहीटेड फैट की क्वालिटी क्या होती है, वो घट जाती है। बार बार आप उसे हीट करते रहोगे, फिर हम जब भी उसमें खाना पकाते हैं, जो पूड़ी वाले तेल में हम बार बार खाना पकाते हैं, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसमें फूड के अंदर जितना फ्री फैटी एसिड होगा ट्राइग्लिसराइड में बॉन्डेड फॉर्म में होता है। फैट ट्राइग्लिसराइड में बॉन्डेड फॉर्म होता है, इस्तेमाल करते समय वह फ्री फॉर्म में आता है। इससे फैटी एसिड अलग हो जाते हैं और उतना ही जितने हमारे फैटी एसिड्स होंगे उतनी ही फैट की क्वालिटी जो होगी वो घट जाएगी। जितना ज़्यादा हम उसे बार बार यूज़ करेंगे हीट करके, उससे क्या होगा, फैट की क्वालिटी जो है वो घटती जाएगी। मतलब अगर हमें केमिकल्स के थ्रू, हम एसिड के थ्रू भी उस फैट को तोड़ करके देख सकते हैं कि हमारा कितनी क्वालिटी गिर रही है उसकी। ठीक है, फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या आएगा, फिर है फैटी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सपोनिफिकेशन आएगा। सपोनिफिकेशन में ये हमारा सोप वाला है। ठीक है, सपोनिफिकेशन में हमारा क्या होता है, में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड मिलता
है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, एक तो पोलर एंड मिलेगा, यानी कि एक तरफ तो उसका चार्ज होगा और एक तरफ उसका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोप एक इमल्सिफायर होता है। सोप भी हमारा क्या है, एक इमल्सिफायर है। जो सोप्स होते हैं ना, जो हम कपड़े धोने के लिए सोप्स को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे साबुन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारा पोलर एंड होता है, एक तरफ हमारा पोलर एंड होगा, ठीक है, और एक तरफ हमारा नॉन पोलर एंड होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो यह फैब्रिक के अंदर वाटर का मूवमेंट इजी बना देता है। फैटी एसिड डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करके सोप बनाता है। तो फैटी एसिड आपने देखा होगा बचपन में, जब सोप बनने का प्रोसेस पढ़ा होगा, तो हम फैट को लेकर के उसको कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके हम क्या करते हैं, सोप बनाते हैं। ठीक है, तो सोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फैट को NaOH या KOH के अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ हम बॉईल करते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, सोप मिल जाता है। ठीक है, तो ये साबुन बनाने का एक प्रोसेस होता है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। फैट में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमारा सोप बनता है। ठीक है, फैट में क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हम लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम NaOH या KOH के अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ हम उसे बॉईल कर देंगे। बॉईल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, एक तरफ पोलर एंड होगा, एक तरफ नॉन पोलर एंड होगा। इसी के चलते क्या करता है, ये इमल्सिफायर की तरह काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, पानी को लेकर के पानी को कपड़े के अंदर आसानी से ले जाता है, जिससे क्या होता है, वो कपड़े के अंदर जो भी हमारे अंदर गंदगी होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सपोनिफिकेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड होता है। सोप एक इमल्सिफायर होता है, यह फैब्रिक के अंदर वाटर का मूवमेंट जो है वो इजी कर देता है, मतलब फैब्रिक के अंदर आप आसानी से वाटर को जाने के लिए हेल्प करता है सोप हमारा। ठीक है, फैटी एसिड डिफरेंट कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके सोप बनाता है। ठीक है, ये एज ए इमल्सिफायर की तरह काम करता है, ये भी मतलब पानी को लेगा और वाटर के अंदर तक लेके कपड़े के अंदर तक लेके चला जाएगा हमारा सोप। तो फैट को NaOH या KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हम बॉईल करते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आता है, ये हम देख चुके हैं पीछे। फाइनल प्रोडक्ट हमारे क्या बनता है, सोप बनता है। ठीक है, अब हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल हमारा एनिमल फूड में पाया जाता है जनरली। ये भी एक तरह का एस्ट्रॉल है जो हमारे फैट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में पाया जाता है, ये हमारा एनिमल फूड में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। यानी कि अगर हम फैट खा रहे हैं, लीवर खा रहे हैं, किसी भी चीज़, कोई भी एनिमल से मिलने वाले फूड आइटम जो हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया, फैट हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, अगर हम ये सब ले रहे हैं, एग हो गया, तो इससे क्या मिलेगा, हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इसमें यह एनिमल फूड में पाया जाता है, जनरली प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, बॉडी के अंदर विटामिन डी बनने में हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ एस्ट्रॉल है, फैटी एसिड मतलब एस्ट्रॉल का एक प्रकार है जो हमारे फैटी एसिड्स हैं। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, हाई कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, हम घी और बटर बहुत ले रहे हैं, ठीक है, तो घी और बटर किस में टूटेगा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर के वो हमारी जो वेन्स है उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। जो हार्ट वाली नसें हैं, जो हार्ट की तरफ नसें जा रही है ना, जो हमारे हार्ट में नसें जा रही हैं, उन नसों में जमा होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। अगर ब्लड में हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलेंगे। फिर है हमारा लिपोप्रोटीन। अब इसमें ये कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है, ये हमारा लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल मिल करके प्रोटीन के साथ वो क्या बना देता है, लिपोप्रोटीन बना देता है, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें अब इसके चलते क्या होता है ना, अच्छा ये एक लाइन रह गई है, छोटा छोटा है क्योंकि कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपो मतलब तो कम हो गया, हाइपर, इसमें हाइपो नहीं होगा, इसमें हाइपर होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी वेन्स में जब जमा हो जाएगा तो उससे आपको कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब हमारी वेन्स में बहुत ज़्यादा प्लाक या फैट जमा हो जाता है तो उससे हमारी वेन्स में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। जो हमारी नसें हैं ना बॉडी में, जहाँ से ब्लड को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और हार्ट की तरफ जाती है, अब यहाँ पे बहुत सारा अगर प्लाक जमा हो जाएगा तो इसके बीच में से ब्लड को
आपको निकलने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे हार्ट फेल, बीपी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो गया है आपके ब्लड में, तो क्या होगा, आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया की बीमारी होगी, और इससे क्या होगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको हार्ट में और बीपी में आगे जाके के प्रॉब्लम हो सकती है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्या, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, जिनका वेट जो होता है ना थोड़ा भारी होता है, थोड़ी डेंसिटी उनकी भारी होती है, ठीक है, तो हाई डेंसिटी हो गया। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो होता है जिनका वेट और डेंसिटी थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। तो जब मैं क्या खा रही हूँ, अगर मैं ऑयल खा रही हूँ, ठीक है, ऑयल ले रही हूँ, या फिर मैं म्यूफा और प्यूफा वाला फैट ले रही हूँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रही हूँ, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो हाई डेंसिटी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। इसके विपरीत अगर मैं एनिमल फूड वाला ले रही हूँ, यानी कि मैंने बटर, घी, जमने वाले जितने भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं, वो वाला फैट लूँगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो वेट है वो कम रहेगा, इसका वेट जो है वो भारी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में हमारे क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आपके जो ये मान लो ये वेन्स है, ठीक है, वेन्स में जब आपका ब्लड के साथ आपका फैट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लिपोप्रोटीन जा रहे हैं, तो ये जमेगा नहीं, ये यहाँ से आसानी से, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ना, तो पानी हमारे ब्लड के अंदर बहता बहता ये निकल जाएगा, ठीक है, ये जमता नहीं है। जबकि जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, हल्का है, तो ये जब ये ऊपर ऊपर तैरता है, ये हमारे ब्लड के ऊपर ऊपर तैरेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर तैरता है। और जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो क्या करेगा, खुद भी निकलेगा और इसको भी अपने साथ निकाल देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपका जमा हुआ है लो डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी उसे अपने साथ लेकर के वेन से बाहर कर देता है, ठीक है, तो ये जमने नहीं देता है हाई डेंसिटी वाला। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो गया, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल रिमूव फ्रॉम आर्टरीज एंड ट्रांसपोर्ट टू लीवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करता है, उसको हटा देता है आर्टरीज से, जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी नसें हैं, वहाँ से हटा देता है, और कहाँ पहुँचा देता है, लीवर को पहुँचा देता है। इससे क्या होता है, हमारी आर्टरीज यानी कि जो हमारी नसें हैं वो क्लियर रहती हैं, और हमारा हार्ट डिसऑर्डर हमें नहीं होता है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब शायद वो नहीं देंगे। तो ये हाई गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसके अलावा एक वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, एक ये भी होता है। तो दोनों एक ही जैसे हैं, ये थोड़ा उससे कम वेट है, इससे भी ज़्यादा वेट का एक और हमारा आता है लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और इसके अलावा एक वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है, तो उसकी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही होती है, बस उसका वेट इससे भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज वॉल में जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, जैसे ये है हमारी नसें, तो यहाँ पे ये क्या करता है, डिपॉजिट होना शुरू करता है, क्योंकि इसका वेट कम है, तो ये ऊपर ऊपर तैरता है ब्लड के, ठीक है, ब्लड में ऊपर ऊपर तैरता है, यहाँ ये जमना शुरू हो जाता है, इसके चलते ब्लड की सप्लाई के लिए जगह कम बच जाती है, ठीक है। तो बीपी वाली प्रॉब्लम, हार्ट फेल वाली प्रॉब्लम यहाँ आती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन आर्टरीज वॉल बिल्ड अप प्लाक, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो यहाँ क्या होता है, हमारा प्लाक बनने लगता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो आपकी वेन्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम आने लगती है, यहाँ पे आपकी वेन्स जो है वो पतली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ क्या जम गया है, फैट जमा हो गया है, प्लाक जमा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा है बैड कोलेस्ट्रॉल की, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हार्मफुल होता है और बैड होता है हमारी बॉडी के लिए। फिर है हेल्थ इंप्लीकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सिर्फ हमारे एनिमल फूड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हमारे, ये हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, और सीरम थ्रोम्बोजेनिसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के चलते क्या होता है, हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो सैचुरेटेड वाले कौन से थे, जो हमारे जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा था, और ये क्या कर रहे थे, ये हमारे रूम टेम्परेचर में जम जा रहे थे, वही थे ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे हमारा बटर, घी, नॉनवेज से निकलने वाला फैट, ये सब जो होता है, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक लो टेम्परेचर पे जम जाता था,
तो इसके चलते क्या होगा, हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इससे बढ़ेगा, यानी कि ये वाला हमारा किससे बढ़ता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होगा, सीरम थ्रोम्बोजेनिसिटी वाली एक प्रॉब्लम इसके अंदर होगी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इसमें देखने को मिलती है। तो थ्रोम्बोजेनिसिटी में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो क्लॉटिंग होने लगती है फैट्स की। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग इसमें जमा होने लगती है, फैट्स की क्लॉटिंग जमा होने लगती है और वो इधर उधर हमारी बॉडी में और ये क्लॉटिंग कहाँ चली जाती है, हार्ट में चली जाती है, हार्ट में जाकर के जमा हो जाती है। ठीक है, तो इससे ये हार्मफुल कंडीशन है, हार्ट अटैक वगैरह होते हैं इससे, थ्रोम्बोजेनिसिटी में से। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं वो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण हमें मिलेगी। और ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटाता है। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है, हमने देखा था इंसुलिन क्या है, जो हमने वाला चैप्टर देखा था ग्लूकोज वाला, उसमें हमने देखा था कि जब भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूट करके वो कहाँ जाता है, इंसुलिन में, ग्लूकोज में टूट करके वो कहाँ जाता है, हमारी वेन्स में जाता है, वेन्स में फिर जैसे ही वो हमारी नसों में जाता है ग्लूकोज, तो इंसुलिन आता है पैनक्रियास से और वो इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को पकड़ करके अपने अपने काम पे भेज देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंसुलिन का काम क्या है, जो हमारी जितनी भी सेल्स है, ठीक है, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, वो कोशिकाओं का दरवाजा खोलता है ताकि उसके अंदर क्या हो सके, हमारा ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर जाके अपना काम कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो कोशिका है तो इंसुलिन आएगा, ये उसका गेट खोल देगा। ठीक है, जब इंसुलिन आके गेट खोलेगा तो इंसुलिन ने गेट खोला तो इसके अंदर क्या होगा, फिर हमारा ग्लूकोज जो एंटर कर जाएगा, एंटर करके वो अपना काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि अब हम जब बहुत ज़्यादा हम फैट ले रहे हैं, खासकर सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो हमारी जो जितनी भी नसें हैं, जो हमारी वेन्स, जो हमारी वो है सॉरी सेल्स के ऊपर क्या होगा, एक फैट की लेयर जम जाती है। ठीक है, जब फैट की लेयर जम गई तो इसके ऊपर जब भी इंसुलिन आएगा, जब फैट की लेयर जम गई तो हमारा इंसुलिन आ करके फैट की यहाँ लेयर जम गई तो इंसुलिन इसको खोल नहीं पाएगा हमारे सेल्स के दरवाजों को, क्योंकि सभी सेल्स के ऊपर क्या होगी, फैट की लेयर जम जाएगी, जिसके चलते ग्लूकोज जो है हमारी सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और ग्लूकोज हमारी बॉडी में घूमता रहेगा, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या कर देगा, ये घटा देगा, इंसुलिन को इस्तेमाल हमारी बॉडी में नहीं होने देगा, जिसके चलते ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। तो ये आता है एग्जाम में कि क्या हमारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। तो हमारा जो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड या ओबेसिटी के केस में हमारा क्या होता है, जो मोटापा हो जाता है, तो हमारे मोटापे में ये होता है ना कि हमारी हर सेल के ऊपर क्या हो गया है, फैट जमा हो गया है। ठीक है, हर सेल के ऊपर फैट जमा हो गया, इसका मतलब इंसुलिन अब वहां पे दरवाजा खोल नहीं सकता। ठीक है, जिसके चलते ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी में घूमता रहेगा, बॉडी सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ ग्लूकोज जो है वो बॉडी में डायबिटीज के सिम्टम दिखाएगा। ठीक है, अब हमें पर डे कितना लेना चाहिए, सिर्फ 8 to 10% टोटल एनर्जी का हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना चाहिए। पर डे हमें कितना लेना चाहिए, सिर्फ 8 to 10% हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड से लेना चाहिए। ठीक है, अब है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन कुछ नहीं है, जो पहले डालडा और वनस्पति घी चलता था ना, ये वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर निकिल और प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में रिएक्ट करते हैं, तो यह सैचुरेटेड फैटी एसिड में बदल जाता है। जैसे ये क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ऑयल। ठीक है, हम क्या करते हैं, वनस्पति घी होता है ना, जिसे हम डालडा बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास ऑयल होता है, तो ऑयल को ऑयल के अंदर हम क्या डालते हैं, ऑयल को हम हाइड्रोजन को एक हाई प्रेशर से डालते हैं। तो ऑयल में क्या है, हमारे डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, तो जब हमने हाइड्रोजन हाई प्रेशर से डाला है तो इसके डबल बॉन्ड टूट करके किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, किसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वही है, जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इसमें जमने वाली क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उसको वनस्पति घी जो हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा ऑयल लिया हमने, ऑयल को क्या किया, हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑयल क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट
रिएक्ट कराया। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट, निकल और प्लेटिनम का क्या है, ये केमिकल्स हैं जो हेल्प करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है, को कैटलिस्ट के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से रिएक्ट कराया। तो हमने क्या किया, तेल के साथ हमने इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ये हमारा ऑयल है, ऑयल के अंदर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्रेशर के साथ डाला और हीट भी किया, ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने उसे हीट किया। उसके बाद हमने निकल और प्लेटिनम ने इसमें हमारी हेल्प की, इस रिएक्शन को तेज किया उन्होंने, निकल और प्लेटिनम ने। तो इससे क्या हो गया, जो उसके डबल बॉन्ड थे, ठीक है, हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो डबल बॉन्ड थे, ऑयल और जितने भी हमारे तेल हैं उसके जो डबल बॉन्ड थे वो क्या हो गया, टूट गए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब वो डालडे की तरह जो हमारा वनस्पति घी है जिससे वो जमने वाली क्वालिटी उसके अंदर आ गई, रूम टेम्परेचर में ये भी सॉलिड होना शुरू हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया ना जो उसे सॉलिड नहीं होने देता था। अब जब डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो सब पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हीट से फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होकर फ्री फैटी एसिड ऑयल में टूटने लगता है, फैट की क्वालिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होकर फ्री फैटी ऑयल में टूटने लगता है, ठीक है। तो अब हीट से क्या है, फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी हमारे फैटी एसिड्स हैं वो टूटने लगेंगे और फ्री फैटी एसिड जो है ऑयल में टूटने लगते हैं, जिससे क्या होगा, फैट की क्वालिटी जो है, यहाँ क्वालिटी घट जाती है, डालडा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है बहुत, ठीक है, इसीलिए आजकल ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। वनस्पति घी आपको जहाँ भी यूज़ होगा कमर्शियल पर्पज से यूज़ होता है, घरों में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर फ्री फैटी एसिड अगर फैट में है तो यह पहचाना जा सकता है कि फैट दोबारा इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं किया। वही बात है, अगर हम फैट को बार बार जला रहे हैं, हम फैट को बार बार तल रहे हैं, हमने पहले ऑयल घी को या ऑयल को हमने क्या किया, बॉईल किया, उसमें पूरी निकाली, फिर हम बार बार उसी में दोबारा बॉईल किया हमने बचे हुए ऑयल में, फिर हमने दोबारा से 2-4 दिन बाद फिर पूड़ियाँ निकाल दी, फिर हमने 2-4 दिन बाद बचे हुए ऑयल में फिर पकौड़ियाँ तल दी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो ऑयल है उसकी क्वालिटी डे बाई डे डिग्रेड होती जाएगी, खराब होती जाएगी। क्यों, उससे क्या होगा, डिग्रेड इसलिए होगी क्योंकि उसमें की जो क्वालिटी है, जो फैटी एसिड्स है वो रिलीज होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस किसमें होती है, ये हमारा वनस्पति घी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर लिपिड को एथेनॉल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फिर इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन क्यूएच में ट्रीट करते हैं तो यह पिंकिश कलर देता है, ठीक है। लिपिड को क्या करेंगे, हम एथेनॉल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, ये हम पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में जो एल्कलाइन क्यूएच से ट्रीट करता है तो यह पिंकिश कलर होता है। फ्री फैटी एसिड में न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यूएच को इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा फ्री फैटी एसिड, जो बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड उसके अंदर घूम रहे हैं ना, अब जो फैटी एसिड बार बार तेल गर्म करने से हमारे जो फैटी एसिड है वो टूट गए हैं, जो फ्री फॉर्म में आ गए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यूएच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सैंपल में अलग अलग क्यूएच की मात्रा होती है, ये कभी क्यूएच ज़्यादा लगता है, कभी कभी कम। जितना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही क्यूएच को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। केएच क्या है, केएच केमिकल्स हैं, ठीक है, केएच वगैरह ये हमारी क्या है, ये सब केमिकल्स हैं। केएच हो गया, ये हमारा एल्कलाइन है एक तरह का केएच, ठीक है। एल्कलाइन मतलब जो हमारा बेसिस होते हैं, जो मैंने बताया था ना, पीएच जिनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें न्यूट्रलाइज करना है, हमारे फैटी एसिड्स को, एसिड को कम करना है, एसिडिटी को, उसके एसिड को कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हम उसमें एल्कलाइन डालेंगे और एल्कलाइन के लिए हम क्या डालेंगे, केएच डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा अमीनो एसिड और फास्फेट के कारण भी केएच की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। अब उसके अंदर अगर मिल्क के अंदर फास्फेट ग्रुप ज़्यादा है, सॉरी मिल्क के अंदर, ऑयल के अंदर फास्फेट ग्रुप ज़्यादा है या फिर अमीनो एसिड ज़्यादा है, तो उसमें केएच की मात्रा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तब हमें करना है जब हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि हमने बार बार रीहीट करने में लगे हम ऑयल को और हमें उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड होगी, तो हम उसमें केएच डाल सकते हैं। केएच अगर हम उसमें डालेंगे तो जो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है हमारी तेल की, वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री थी किसकी, फैट की, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे फैट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाती हूँ, शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ी टफ है, ठीक है, टफ है, इसलिए मुझे लगता है कि नोट्स इसके प्रॉपर होने चाहिए। बाकी आगे वाला हम थोड़ा आसान तरीके से पढ़ेंगे, तो आसान तरीके के जो सिंपल शॉर्ट नोट्स हैं उससे पढ़ेंगे हम आगे का चैप्टर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।